अब हम डिस्कस करते हैं जो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं, उनको देखते हैं। पहले आप देख लें कि हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स हैं ये, या रेजिस्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, कैपेसिटर C से रिप्रेजेंट करते हैं सर, और इंडक्टर L से रिप्रेजेंट करते हैं द सर्किट एलिमेंट। ये तीनों पैसिव एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये खुद एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको पैसिव एलिमेंट कहा जाता है, और लिहाजा ये पैसिव साइन कन्वेंशन इन पे लागू होगी। फर्ज करें अगर करंट आप इस डायरेक्शन में इस एलिमेंट में जा रहे हैं रेजिस्टर में, तो पैसिव साइन कन्वेंशन का ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा होता तो ऊपर वाला प्लस हो जाता है, ये नीचे वाला माइनस, यानी इसको पोलैरिटी फ्लिप कर देते हैं। सिमिलरली अगर ये पैसिव एलिमेंट है तो अगर इसमें करंट है, कैपेसिटर में करंट अगर IC है, तो अब पोलैरिटी आप इस तरीके से लगाएंगे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इट्स यूजुअली इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप t भी साथ लिख सकते हैं। बस करिए इंडक्टर है, इसमें करंट अगर IL ऑफ t फॉलो कर रहा है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी अब आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो है VL ऑफ t। इस तरीके से ये रेजिस्टर है, और इसमें करंट I ऑफ t, सॉरी ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया I ऑफ t, और इसके क्रॉस वोल्टेज है V R ऑफ t। जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है इसका वो I ऑफ t इंटू R है। ये करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप है, रेजिस्टर से रिलेटेड है, जो कि ओम्स लॉ। इसको देखें तो करंट जो है is related to the voltage across capacitor by C, rate of change of voltage with respect to time। जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है ये बराबर है LdI/dt। DIL जो इसमें से करंट जा रहा है और जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वो इसके बराबर है। तो वोल्टेज करंट जो है वो डिपेंड करता है किस रेट से वोल्टेज तब्दील हो रही है कैपेसिटर में, तो वो करंट फ्लो करवाएगा। ज़्यादा तेज़ी से आप वोल्टेज चेंज करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली करंट इन द इंडक्टर IL, अगर आप ये तेज़ी से तब्दील होगा तो वोल्टेज की स्पाइक ज़्यादा, वोल्टेज की वैल्यू हाई होगी। अगर स्लोली तब्दील होगा तो ये वैल्यू इसकी कम होगी। तो ये करंट के मैग्नीट्यूड के बजाय करंट की चेंज पे डिपेंड करता है, हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज। अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक वोल्टेज सोर्स की है, सो इट कुड बी अ जनरेटर, ये AC जनरेटर होगा, और ये सिंबल है बैटरी का। दो, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, मल्टीपल सेल है तो उसका मतलब इट्स अ बैटरी। ये कैपिटल V से लिखा है, उसका मतलब ये DC वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दिस इज AC generator is an independent, also an independent voltage source but time varying. Here it is constant with respect to time। अगर आप इसको साइनसॉइडल है इसकी वोल्टेज अगर आप देखें वेवफॉर्म, V voltage of AC voltage, AC of t, so it's a sinusoidal signal, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज, और 50 का रेसिप्रोकल 1/50 इज इन फैक्ट ये बन जाता है 1 2 3 20 मिली सेकेंड जो है वो इसका टाइम पीरियड है जो वो आपका सप्लाई है। सो x एक्सिस इज टाइम, y एक्सिस इज वोल्टेज। सो इसकी पीक वैल्यू जो है वो √2 इंटू 220 RMS वैल्यू है। इसी तरीके से ये जो है हम आगे चल के इसमें RMS वैल्यू में बात करेंगे क्या होते हैं। इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव DC वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी वैल्यू बनती है 311 पॉइंट समथिंग वोल्ट, 0.4 वोल्ट्स, तो ये कह रहा है कि अगर एक साइनसॉइडल सिग्नल है जिसकी पीक वैल्यू 311 वोल्ट्स है और कभी वो इंक्रीज हो रही है, पीक वैल्यू को ले रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, और फिर डायरेक्शन चेंज कर रही है, फिर इनमें इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, तो इस किस्म की जो वोल्टेज वेव फॉर्म है, अगर हम कांस्टेंट
220 वोल्ट्स दें, डीसी वोल्टेज दें तो तब्दील ना हो रही हो, तो जो एनर्जी ये डिसिपेट करेगी एक 311.4 पीक वैल्यू, वो एक 220 वोल्ट्स जो है वो डीसी वैल्यू, यानी इसीलिए इसको इफेक्टिव डीसी वैल्यू भी कहते हैं, आरएमएस वैल्यू को। तो जो 220 वोल्ट आरएमएस है वो उतनी ही पावर जनरेट करेगी जितनी 311.4 एक साइनसॉइडल सिग्नल होगा जिसकी पीक वैल्यू 311.4। डीसी वैल्यू जो है या डीसी वोल्टेज सोर्स जो है, इसके लिए हम टाइम और इसकी जो वैल्यू है पीक वैल्यू प्लस करें 12 वोल्ट, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज वी इज 12 वोल्ट, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम इफेक्टिव। करंट जो सोर्स है इट्स अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये कोई करंट सोर्स अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, इसलिए ये एक आइडियल सोर्स है, करंट सोर्स, जो कि करंट कांस्टेंट करंट देती है इन दो टर्मिनल्स के दरमियान, और जितनी वोल्टेज चाहिए वो उसके लिहाज से लोड को जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी उसके पास वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्सेज की। तो डिपेंडेंट सोर्सेज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और हम उन पर डिस्कशन करते हैं। ये उनके इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है, यानी एक एक्चुअल जो डिवाइस है वो जो काम कर रही है उसकी बजाय अगर हम ये सर्किट इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें उसके साथ जो कुछ हमने उसमें अटैच करना है यहाँ पे अटैच करके कैलकुलेशंस करेंगे तो दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम रिजल्ट देंगे। सो इसलिए ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है। यूजुअली जो ये किसी एक ब्रांच में सर्किट की किसी एक पार्ट में जो वोल्टेज है उस सर्किट में किसी और पार्ट में वोल्टेज को कंट्रोल कर रही है, जैसे कि वी नॉट इज कंट्रोलिंग दी वोल्टेज, यानी जो यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हो रही है दैट इज कंट्रोलिंग वोल्टेज ऑन जो इस यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हो रही है इस सोर्स के पास। तो यूजुअली दिस इज करंट डिपेंडेंट, करंट सॉरी इट्स अ वोल्टेज डिपेंडेंट, यानी ये वोल्टेज ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो वोल्टेज इन दो टर्मिनल्स में है वो इस पे डिपेंड कर रही है वी नॉट पे। और माइक्रो जो है ये एक्चुअली वोल्टेज गेन है, क्योंकि इसको आप V over V naught is actually micro, so this is the ratio of two voltages, so it's a voltage gain. So ये voltage dependent voltage source है, usually इस जो एक IC है जिसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, इन शॉर्ट उसको ओप एम्प बोलते हैं, जो कि ऑपरेशंस हैं जैसे कि सिग्नल्स, यानी दो सिग्नल्स आप देते हैं, उनको ऐड कर सकती है, सब्ट्रैक्ट कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डेरिवेटिव ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ले सकते हैं सिग्नल की। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वर्सटाइल आईसी। तो उसका जो टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एक पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो कंट्रोल कर रही होती है, जैसे यहाँ पे जो वोल्टेज कंट्रोल कर रही है, जो वोल्टेज इन दो टर्मिनल के अक्रॉस है, इट्स अ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट। और ये जो डायमंड है इसका मतलब है डायमंड्स मीन डिपेंडेंट, और पोलैरिटी हो तो इट्स वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये देखें एक और वोल्टेज डिपेंडेंट, वो ये आई, ये जो बीच में एरो है, एरो इज द करंट, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स, एरो से पता चल रहा है करंट सोर्स। कहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज है इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस कंट्रोल करिए, जो यहाँ पे करंट इस इन दो टर्मिनल्स से के बीच में से फ्लो करेगा यहाँ से। सो इस किस्म की जो डिवाइस है हमारे पास जो ये काम करती है वो FET से मॉसफेट्स। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की टाइप्स जो है वो एक्चुअली वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्सेज है। ये किसी खास रेंज के अंदर कांस्टेंट करंट दे सकती हैं, लेकिन अगर आप उससे पीछे या आगे चले जाएं तो वो करंट कांस्टेंट करंट नहीं देते। इस किस्म की जो कर्व्स हैं तो एक ख़ास रेंज के अंदर उसको थोड़ा आइडियलाइज कर लें, तो एक ख़ास रेंज के अंदर वोल्टेज के तब्दील होने से करंट तब्दील नहीं होता। सो बहुत ज़्यादा मैंने नेगेट कर दिया। सो ख़ास रेंज में पहले भी नहीं होगा और बाद में भी ये वोल्टेज सोर्स नहीं होगी, लेकिन इस खास रेंज के अंदर दिस इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स।
इसी तरह हमारे पास करंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं जो किसी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड कर रही हैं। तो जैसे कि ये वाला करंट, ये आई नॉट पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा करंट, तो ये दिस इज अ मॉडल ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये जो बेस करंट है वो यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है इस ब्रांच में उसको ये बेस करंट कंट्रोल कर रहा है। तो बीटा टाइम्स आई बी इज इक्वल टू आई सी, और आई बीटा क्या चीज़ है, आई सी और आई बी करंट गेन है। सो दिस इज बीटा इज द करंट गेन, जबकि यहाँ पे ऊपर जो है जो माइक्रो है दैट इज द वोल्टेज गेन। एफ ई टी में अगर आप देखें आई और वी दिस इज कंडक्टेंस। सो जी की यूनिट जो है कंडक्टेंस है। इसी तरीके से ये जो है ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जो कि करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। एक खास रेंज के अंदर जो है वो वो करंट है वो कांस्टेंट रहता है, और वोल्टेज तब्दील हो तो ट्रांजिस्टर के पास वोल्टेज तब्दील होती रहे तो करंट तब्दील नहीं होता है खास रेंज के अंदर। जो उस रेंज में दिस इज अ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये करंट किसी ब्रांच में जो फ्लो कर रहा है वो किसी और ब्रांच में वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। सो दिस इज ट्रांस कंडक्टेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। वो खास किस्म के ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये काम करते हैं, ओ टी ए उसे कहते हैं। तो ये करंट किसी ब्रांच में जो है वो किसी और ब्रांच में करंट वोल्टेज को कंट्रोल कर रही है। तो इसकी जो ये जो कांस्टेंट है इसकी जो यूनिट है वी ओवर आई नॉट। सो दिस इज ओम। सो दिस आर की जो यूनिट्स है ओम है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, म्यू की यूनिट्स ये यूनिटलेस है, ये करंट वोल्टेज गेन है। इसकी यूनिट ये आई, इसको इधर ले आए तो इट्स कंडक्टेंस। आर की यूनिट ओम, और बीजेटी की जो ये है बीटा दैट इज दी करंट। सो ये हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स हैं और ये इनकी यूनिट्स हैं। अब हमने ये देखना है कि बगैर जाने ट्रांजिस्टर्स को या इन डिपेंडेंट सोर्सेज को हमने सिर्फ ये देखना है। अगर ये कहीं अगले कोर्सेज में आप पढ़ें तो आप यहाँ पे आप ये सीखेंगे कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। वी एस बता रहे हैं, कह फाइंड वी नॉट। वी एस जो है ये इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो वोल्टेज है 2 वोल्ट्स है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये, तो ये 20 वी एस है। तो वी एस क्या है 2, तो 20 इंटू 2 इज एक्चुअली 20 into 2 is actually V naught, and this is equal to 40. So V naught is equal to 40. It's very simple. करंट इस ब्रांच में जा रहा है, और इस ये जो करंट सोर्स है इसका जो करंट है वो है 50 टाइम्स आई एस। तो जो करंट गेन है वो 50 है। आई एस 1 मिली एम्पेयर, तो 50 into 1 milli is I naught. So it means that it's 50 milliampere, and this is I naught. So I naught is this current which is flowing here is 50 milliampere. इसी तरह के डिटरमिन द पावर सप्लाइड बाय द डिपेंडेंट सोर्स, वो भी हम मालूम कर सकते हैं। वी एस इज इक्वल टू, यानी इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज है वो वोल्टेज कंट्रोल कर रही है इस डिपेंडेंट सोर्स की वोल्टेज की जो इसके टर्मिनल्स के क्रॉस है। तो ये आप देख सकते हैं वी एस गिवन है 10 into 4 is 40. So this means that this voltage is 40 volts. तो ये कह रहा है कि पावर सप्लाइड बाय द डिपेंडेंट सोर्स। तो अगर आप देखेंगे कोई करंट ये घूम के आ रहा है और आगे किसको हिट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल को। सो पावर इन दिस 40 वोल्ट डिपेंडेंट सोर्स इज इक्वल टू माइनस, तो ये इसके पास 40 वोल्ट है तो करंट 2 है, सो दैट इज माइनस 80 वॉट। So power in 40 volt dependent source is equal to 80 watt supplied. So ये dependent source की मैंने पावर मालूम कर दी। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए 4 IS is 4 एम्पेयर, ये IS यहाँ पे 4 into 4 is equal to 16 एम्पेयर। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, और जो करंट फ्लो कर रहा है जो सप्लाई कर रहा है 16 एम्पेयर है, तो ये घूम के आ रहा है और आके यहाँ पे हिट करेगा। तो पावर इन दी 10 वोल्ट 10 वोल्ट नहीं बल्कि ये इसका डिपेंड 4 IS
यहाँ पे आप 40 के बजाय आप 10 Vs लिख सकते हैं. 10 is actually the constant and Vs is the dependent variable. 4 यहाँ पे constant है and this is Is. तो 4Is is equal to current is hitting a negative terminal 16 ampere into 1 into 10 is actually 160 watt. तो आप कह सकते हैं 4Is जो है वो current dependent current source is supplying 160 watt supply. तो ये इसके रिजल्ट्स में ये आप कंपेयर कर सकते हैं. अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं. पावर एब्जॉर्ब और सप्लाइड बाय ईच एलिमेंट. सबसे पहले इसकी बारी है. पावर इन 36 वोल्ट. करंट 4 एम्पेयर जा रहा है. यहाँ जा रहा है 2 एम्पेयर में गया, 2 एम्पेयर गया, यहाँ से 2 एम्पेयर इधर आया, यहाँ से 2 एम्पेयर इधर आया, तो 2 2 4 दोबारा इधर जाएगा. बल्कि आप यूँ कर सकते हैं कि आप कहें कि ये 4 एम्पेयर यूँ जा रहा है, तो यहाँ से आया तो 4 एम्पेयर तब यहाँ से जा रहा है. सो करंट इज हिटिंग ए नेगेटिव टर्मिनल. 4 into 36 ये बन जाता है 144 वाट. ये पूछ रहा पावर एब्जॉर्ब और सप्लाइड, तो ये मैं कहूँगा 140 वाट supplied due to this negative sign. Power in element 1 P1. Current is 4 ampere is hitting a positive terminal, so this is plus. I into V is plus 48 watt absorbed. अब इसकी बारी है. पावर इन Ix, 1 Ix is Ix is equal to जो करंट यहाँ 2 एम्पेयर यहाँ जा रहा है तो यहाँ से आया भी है. So 2 एम्पेयर is hitting a minus terminal, minus sign. 2 ampere into 1 Ix. 2 ampere into Ix is 4, so 1 into 4 is actually 4. Is minus 8 watt is equal to 8 watt supplied. फिर 2 की तरफ आ जाते हैं. 2 एम्पेयर आ रहा है, हिट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को, प्लस 2 into 24 is 48. पावर इन एलिमेंट 3. करंट हिट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल प्लस 2 एम्पेयर इंटू इसके क्रॉस 28 वोल्ट, सो दैट इज 56 वोल्ट. अब अगर हम इसको पावर टेलीगन्स थ्योरम ये कहता है, एक थ्योरम है जो कि टेलीगन्स थ्योरम, जो में ये कहता है कि सम ऑफ ऑल पावर्स इज इक्वल टू 0. तो ये पावर अप्लाइड और पावर सप्लाइड जो भी हैं, इन सब की पावर जो है इनको सम करूँगा. ये आई पावर्स हैं कितनी, आई एक्स 1 2 3 4 5 है, तो आई 1 से लेके 5 तक है. इन सबको अगर सम करें तो क्या आता है 148. यहाँ अब मैं माइनस वाली वैल्यू लिखूँगा, प्लस 48. सो दिस मस्ट एंड अप इनटू 0. अब नेक्स्ट देखते हैं. ये कह रहा है यूज बैलेंस पावर टू कंप्यूट आई नॉट. मैं इसके लिए कलर चेंज कर देता हूँ. सो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं. पावर इन एलिमेंट 3. करंट हिट कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल को, जो 3 एम्पेयर आ रहा है और 10 वोल्ट्स हैं, सो दिस इज माइनस 30 वाट. यहाँ पे इसने मुझसे नहीं पूछा कि सप्लाइड या एब्जॉर्ब है, इसने कहा पावर बैलेंस करके आप मालूम करें, इस मेथड से आप मालूम करें. आई नॉट इसका मतलब टेलीगन्स थ्योरम इस्तेमाल करना ही नीचे हो. तो यकीनन बारी बारी हमने तमाम पावर्स मालूम करनी है. पावर इन 2 एम्पेयर सोर्स is current is hitting a negative terminal, so this is minus 2 ampere और इसके पास 6 है वोल्ट है. this is 12 minus 12 watt. P1 पे आ जाते हैं. P1 is ये अब आई नॉट गिवन नहीं है. इस ब्रांच में करंट मुझे नहीं पता एलिमेंट 1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है. वो अलग बात है कि मैं KCL से 3 एम्पेयर आ रहा है और 2 उधर चला गया ऊपर, तो 1 इधर जाएगा, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कहा मालूम करूँगा. इसने कहा पावर बैलेंस से मालूम करूँ.
मैं क्या कहूँगा, पॉजिटिव को हिट कर रहा है तो प्लस लिखूंगा. V is 6 volt और I is actually I naught. So this is 6 I naught. Now power in element 2. नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहे हैं, माइनस लिखेंगे. 9 voltage current into voltage is minus 108. अब पावर इन एलिमेंट 3 ये भी हो गया. पावर इन ये 4 वोल्ट. करंट इज यहाँ से आ रहा है. करंट इज हिटिंग नेगेटिव टर्मिनल. माइनस 8 into 4 is actually minus 32. The power in 8ix, it's a current dependent voltage source. यहाँ से पता चलता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा. A इसका कांस्टेंट है, करंट हो और ये वोल्टेज हो. So this ix बदल लिया. So this 8 has a unit of ohm. Ohms into ampere is actually voltage. So that's why ix ढूंढे कहाँ पे. ix ये ऊपर 2 ampere है, तो 8 into 2 is actually 16 volts. मतलब इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस 16 वोल्ट. सो 8ix में करंट हिट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को. 11 into 16 176 वोल्ट. तो सबके साथ आप वॉट भी लिख सकते हैं. अब मैं सम ऑफ ऑल पावर्स जो कि इसमें पावर बैलेंस का है, सो इन तमाम पावर्स को सम करूँ. गेट -30 और -12. मैं इस वक्त यूनिट्स नहीं लिखता क्योंकि इन दफ़ा यूनिट लिखने से बाद स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये कोई वेरिएबल है, भूल जाते हैं, फिर वो वेरिएबल उनसे सॉल्व भी नहीं होता. सो -12 + 6 I naught. तो ये इन सब को अगर आप ऐड करें इट शुड बी इक्वल टू 0. तो आप देख लेंगे ये इक्वेशन है और एक अननोन है, तो इसको हम सॉल्व करें. ये आ जाता है 6 I naught इज इक्वल टू -6 आता है. इस तरफ सबको ऐड करें तो -6 आता है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा. तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो I naught इज इक्वल टू 1 एम्पेयर. तो आप देख सकते हैं कि ये 1 एम्पेयर है. इसको हम तो ये हमने पहले आप इसको सॉल्व यूँ भी कर सकते थे. 3 एम्पेयर इधर आ रहा है, 2 ऊपर चला गया तो जाहिर बात है 1 इधर जाएगा, तो दैट इज करेक्ट. KCL वैलिड है. लेकिन हमने KCL से नहीं करना था, हमने पावर बैलेंस से यानी टेलेगन्स थ्योरम से. सो पावर बैलेंस मीन्स वी हैव टू यूज Tellegens theorem. Tellegens theorem क्या है? Sum of all power is equal to 0. Right hand side पे. So this is the end of chapter 1.